नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में किसान उपयोगी जरूरी जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। आइए देखते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्मदिन के अवसर पर आज नमो ऐप पर उनके जीवन पर आधारित वर्चुअल प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। हैदराबाद में पोषक अनाज हितधारकों का सम्मेलन, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हुए शामिल। उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए शुरू करेगी मातृभूमि योजना। और अब आइए देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्मदिन के अवसर पर आज नमो ऐप पर उनके जीवन पर आधारित वर्चुअल प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर आज देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में आज भारतीय कद्दन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 के परिप्रेक्ष्य में पोषक अनाज हितधारकों का सम्मेलन हुआ। इसी उपलक्ष्य में आज नमो ऐप पर एक वर्चुअल प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। ये प्रदर्शनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर आधारित है। इसी के साथ ही आज लोग अपने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं नमो ऐप के जरिए भी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आज देश भर में वैक्सीनेशन के लिए विशेष अभियान भी चलाया गया, जिसमें अधिक से अधिक लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाकर इसको ऐतिहासिक बनाया गया। दोपहर 2:30 बजे तक ही देश में 1.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाई गयी। आज सिर्फ 7 घंटे के वक्त में ही 1.5 करोड़ डोज लगा दी गयी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जन्मदिन इसलिए भी खास है क्योंकि इसी साल वो किसी पद पर बने हुए 20 साल पूरे कर लेंगे। 7 अक्टूबर 2001 को वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे और तब से अब तक वो मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री पद पर आसीन हैं। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। लोगों से कोविड प्रोटोकॉल के तहत कार्यक्रम मनाने की अपील की गई है। देश के प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी पीएम मोदी को बधाई दी। राष्ट्रपति ने लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मेरी शुभेच्छा है कि आप स्वस्थ रहें और दीर्घायु प्राप्त कर अहर्निशम सेवा महे की अपनी सर्वविदित भावना के साथ राष्ट्र सेवा का कार्य करते रहे। खेती किसानी के क्षेत्र में सकारात्मक बदलावों के लिए हमारी सरकार और कृषि वैज्ञानिक प्रतिबद्ध है। यही कारण है कि समय समय पर ऐसी नीतियां और योजनाएं लाई जा रही हैं जिससे किसानों के विकास को बल मिल सके। इसी बीच भारतीय कद्दन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 के परिप्रेक्ष्य में पोषक अनाज हितधारकों के सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस खास कार्यक्रम के साथ पोषण वाटिका एवं वृक्षारोपण अभियान का भी शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का लोकार्पण कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम में, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। वर्ष 2023 में भारत की अगुवाई में दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। भारत में खेती किसानी व किसानों को समृद्ध करने के दृष्टिकोण के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फैसला किया है कि वर्ष 2023 में भारत के प्रायोजन में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष मनाया जाएगा। इसकी घोषणा के लिए भारत द्वारा वर्ष 2018 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन को पत्र भेजा गया था, जिसके बाद FAO की कृषि संबंधी समिति व परिषद द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार करने तथा FAO के 41वें सत्र में प्रस्ताव का समर्थन किए जाने सहित अन्य प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये वर्ष मनाने का निर्णय लिया गया है। मिलेट्स के विकास के लिए भारत सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। 2018 में इसका राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया। साथ ही एक विशिष्ट पहचान प्रदान करने के लिए कद्दनों को पोषक अनाज के रूप में अधिसूचित किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत उप मिशन प्रारंभ किया गया। वहीं कद्दन मूल्य श्रृंखला में राज्य सरकारों व हितधारकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए गए हैं। आज
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। और आज के दिन देश भर में सेवा, संकल्प और निर्माण की दृष्टि से भिन्न भिन्न संस्थानों के द्वारा बड़े बड़े आयोजन संपन्न किए जा रहे हैं। भारत सरकार के कृषि और किसान मंत्रालय और ICAR और इफ्को ने मिलकर देश भर में एक अभिनव आयोजना की है। इफ्को के सौजन्य से आज देश भर के कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले संस्थान, उनमें इसी समय 71,000 से अधिक पौधों का रोपण किया जा रहा है। आज जब हैदराबाद में पोषक अनाज के हितधारकों का सम्मेलन हो रहा है, वहीं इसके महत्व को प्रतिपादित करने, प्रचार प्रसार करने, जागरूक करने की दृष्टि से 700 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्रों पर, प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र पर 71 कन्याओं को पोषक अनाज से बने हुए उत्पादों को परोसा जा रहा है। गांव-गांव में पोषण वाटिका बन सके, गरीब से गरीब आदमी भी अच्छी सब्जियां खाने में उपयोग कर सके, इसलिए हर कृषि विज्ञान केंद्र पर बड़ी मात्रा में सब्जी के वितरण, बीजों का वितरण किया जा रहा है। यह निश्चित रूप से हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है। समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने और क्या कुछ कहा, आइए जान लेते हैं। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर इस प्रकार का आयोजन, यह एक तरफ कद्दू फसलों के उत्पादन को भी बढ़ाएगा, प्रोसेसिंग को भी बढ़ाएगा, इंडस्ट्री को भी बढ़ाएगा और हर व्यक्ति मिलेट्स के महत्व को समझे और उसे अपनी थाली का हिस्सा बनाए। इस दृष्टि से आज देश भर में संपन्न होने वाले कार्यक्रम बहुत ही सहायक होंगे और मददगार होंगे। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जब संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के समक्ष भारत ने
कुपोषण की बात को रखा, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया और यह प्रस्ताव दिया कि 2023 को मिलेट्स ईयर घोषित किया जाए। तो संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया है। उसकी तैयारी की दृष्टि से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर एक तौर से कार्यक्रम की तैयारी की यह शुरुआत हैदराबाद से हो रही है। मैं इस अवसर पर आप सब हितधारकों को, किसान भाइयों और बहनों को, वैज्ञानिक गणों को, छात्र एवं छात्राओं को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जब कृषि के क्षेत्र में और मिलेट्स के क्षेत्र में काम करने वाले लाखों लोग आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर वर्चुअल जुड़े हुए हैं, मैं उन सब लोगों की ओर से उनके प्रतिनिधि के बतौर प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने पद संभालते हुए ये कहा था कि देश की जनता ने हमको बहुमत सरकार चलाने के लिए नहीं दिया। सरकार तो अल्पमत में होते हुए भी चलती है। आज जो बहुमत 30 वर्ष बाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को मिला है, यह सरकार के संचालन के लिए नहीं, देश में बदलाव लाने के लिए बहुमत देश की जनता ने दिया है। और इसलिए देश बदलता हुआ दिखे, देश आगे बढ़ता हुआ दिखे और इस देश को दुनिया का सिरमौर हम बना सकें, इसमें 130 करोड़ लोगों का कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर योगदान हो, इस लक्ष्य की प्राप्ति हम सब लोगों को मिलकर करना है। हम सब आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। शुरुआती दौर में जब मैं आया तो मिलेट से बने अनेक उत्पादों को देखा और देखकर निश्चित रूप से बहुत ही प्रसन्नता हुई। मिलेट्स हम सब की थाली का हिस्सा बने, अमीर से अमीर लोग भी उसका उपयोग करें और गरीब से गरीब लोगों तक कद्दन फसलों का उपयोग सुनिश्चित हो। यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जवाबदारी है। यह जवाबदारी पूरी हो सके, इसमें जहां एक और किसानों का योगदान उत्पादन और उत्पादकता की दृष्टि से अनिवार्य है, वहीं दूसरी ओर प्रोसेसिंग के माध्यम से बने बनाए पदार्थों को घर तक सस्ते दामों पर पहुंचाने की जिम्मेवारी हमारे इंडस्ट्री से जुड़े, व्यापार से जुड़े भाइयों और बहनों की है। मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ हितधारकों का 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में व्यापार की दृष्टि से, प्रसंस्करण की दृष्टि से, तकनीक की दृष्टि से अनेक विषयों पर विचार विमर्श होगा। सभी लोग एक दूसरे के साथ अपने विचारों को साझा करेंगे और ये विचार जब एकजाई होंगे और जब इनका अमल करने की स्थिति आएगी तो निश्चित रूप से इस अभियान को आप सबके विचार और उसके उपरांत आए हुए निष्कर्षों का लाभ पूरे देश को मिलेगा और मिलेट ईयर 2023 के दौरान जो अपेक्षा भारत से है
वह भारत अपेक्षा को पूरा कर सके और जो दुनिया की अपेक्षा भारत से है, दुनिया की अपेक्षा पूरी करने में भी हम समर्थ हो सके। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत खबर खेती में आई कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। दिल्ली स्थित NCUI में नेफेड की 64वीं वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर नेफेड के अध्यक्ष विजेंद्र सिंह, नेफेड के प्रबंध निदेशक संजीव कुमार चड्डा एवं निदेशक मंडल के सदस्य उपस्थित थे। नेफेड का जो बेसिक उद्देश्य है इसके संगठित करने का, नेफेड का बनाने का, उसमें सीधा ये माना गया है कि किसानों की मदद कैसे की जा सकती। इसीलिए जब किसानों के बीच में काम करते हुए किसानों ने अपनी सोसाइटीज़ बनाई और जहाँ सोसाइटीज़ भी नहीं बनाई तब भी नेफेड ने अलग अलग मंडियों में जाके, गांव-गांव जाके किसानों की सीधी फसल खरीदी बगैर बिचौलिया के भी। तो इसलिए हिंदुस्तान का किसान यदि अगर किसी कोऑपरेटिव संस्था से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है तो वो एकमात्र नेफेड है जी। और यही सोच करके साथ ही नेफेड को तवज्जो दी भारत सरकार ने। भारत सरकार ने नेफेड को इस तरह का वो दे दिया कि प्राइस सपोर्ट स्कीम जितना भी होगा या प्रधानमंत्री योजना के तहत, जैसे कोविड में दाल और चावल और गेहूं का वितरण किया था, कोविड के टाइम में ट्रांसपोर्ट नहीं था, उसके बावजूद भी नेफेड ने अंडमान निकोबार तक की भी सप्लाई को टाइम में भेजा। तो भारत सरकार का विश्वास विशेषकर किसानों को ध्यान में रखते हुए सबसे अधिक अगर किसी को महत्व भारत सरकार ने दिया तो वो एकमात्र नेफेड की संस्था को दिया गया।
आज भी चाहे PSS हो, PSF हो या कोई भी बड़ी खरीद है तो भारत सरकार, अभी आपने देखा AGM में बोल रहे थे 37,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है नेफेड का। बड़ी बड़ी कंपनियों का नहीं होता है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं। तो ये जो टर्नओवर हुआ है, ये किसानों की फसलें खरीदी है, उनको कंज्यूमर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बेचा गया है, इसलिए जाकर के 37,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर हुआ। और टर्नओवर को देखते हुए मात्र नेट प्रॉफिट तो 244 करोड़ का है, कुछ भी नहीं है। यही काम अगर कोई प्राइवेट कंपनी होती तो उसका प्रॉफिट हज़ारों करोड़ में होता। तो नेफेड का उद्देश्य ये है कि किसान की जो मदद करी जा सकती है, जो फसल बेचने के टाइम में मंडी में उसका भाव नहीं मिलता, तब भी नेफेड अपनी कमर्शियल परचेज भी करता है और प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत और PSF के तहत भी खरीद करता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा मदद नेफेड संस्था जो है वो किसानों की करती है। सरकार की अपनी नीतियां हैं, उन्होंने फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस बनाए हैं। उनको प्रोत्साहित करने के लिए नेफेड ने भारत सरकार ने उनकी फाइनेंशियल मदद भी की है कि कोई संस्था बनाएगा, उसमें वहाँ सेक्रेटरी रखने के लिए उसकी साल की तनख्वाह देंगे, रजिस्ट्रेशन कराएगा 17,000 रुपये देंगे। तो इस तरह से है। लेकिन FPO, ये गवर्नमेंट की ये सोच हो सकती है कि शायद कोऑपरेटिव पूरी तरह से कोने कोने में ना पहुंच पाई हो तो FPO बनाए गए हों। लेकिन मैं बता दूं, जो भारत सरकार के कोऑपरेटिव के मंत्री श्री अमित शाह साहब बने हैं, उन्होंने ये कहा गया है कि FPO अपनी जगह काम करेंगे, लेकिन कोऑपरेटिव की प्राइमरी सोसाइटीज़ को भी भारत सरकार उसी तरह से मदद करेगी, उसी तरह से पैसे देगी जिस तरह से FPOs को दिए गए हैं। जी सर, नया मंत्रालय बना है सहकारिता, वो कितना इससे बढ़ेगा? देखिए, मैं आपको क्या ये देश का और विशेषकर सहकारिता का सौभाग्य है। नए मंत्रालय की डिमांड हमारे जैसे कोऑपरेटिव के लोगों की बहुत वर्षों से थी। मुझे तो याद है कम से कम 25-30 वर्ष से मांगते आ रहे थे। एक अधिकारी सारे हिंदुस्तान की कोऑपरेटिव को देखता था, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का, कैसे संभव है। अब अलग से मंत्रालय बनाया है, उस बात के लिए मैं मोदी जी को बधाई देता हूं और इस बात की भी विशेषकर बधाई देता हूं कि जो सबसे सक्षम मंत्री उनको लगा श्री अमित शाह साहब, उनको जो है ये कार्यभार सौंपा गया है। तो मेरा विश्वास है कि अमित शाह साहब बहुत ही सक्षम और सुदृढ़ नेता हैं, वो इसको बहुत ही अच्छी तरह से चला पाएंगे कोऑपरेटिव को, और ये देश के कोने कोने में हर किसान की मदद करने में कामयाब होंगे। हर बेरोजगार की मदद भी कोऑपरेटिव के माध्यम से अमित शाह जी के दिशा निर्देश के हिसाब से होगी। अमित शाह जी ने तो पहले ही कह दिया है कि जो 48,000 एकड़ ज़मीन जो बैरन लैंड पड़ी है, जिस पे कोई भी खेती की उपज नहीं होती, उसको भी कोऑपरेटिव के माध्यम से लोगों को रोज़गार मिलेगा, उसको भी डेवलप करेंगे, देश की उसमें से इनकम बढ़ेगी। आज के आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में बस इतना ही। अब आप हमारे कार्यक्रमों को एक QR कोड को स्कैन करके भी देख सकते हैं, या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी आत्मनिर्भर भारत के सभी प्रसारित कार्यक्रम दोबारा देखकर कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी नई नई जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।
शहर में जरूर रहता हूँ मंगल, लेकिन इस जमीन के साथ रिश्ता नहीं टूटा है मेरा। आपकी ये बहन हमेशा आपकी ताकत बनेगी। मैनू प्यार हो गया, इजहार हो गया। इन दो परिवारों की दुश्मनी में हमारा प्यार कैसे जिंदा रह सकता है? एक को काटो, खून दूसरे का बहेगा। जो आज खुशियाँ मना रहे हैं, कल मातम मनाने के काबिल भी न रहे। लाडो हमारे घर की बहू नहीं, बेटी बन के रहेगी। लाडो के जाने से हमारे घर में जो खालीपन हो जाएगा, उसे भरने के लिए आपसे आपके सरगुन मांगती हूँ। क्या? राखी और सिंदूर 4 अक्टूबर से सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 26 सितंबर सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। वो महिला जो झिझक रही है, बोल रही है कि हमें भी आपके जैसे, छाया वर्मा के जैसे बनना है, लेकिन बहुत कठिन है ये सफ़र, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मैंने एक पंक्ति पढ़ रखा है जी कि देवियाँ देश की जाग जाए, अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। आपको जो फील्ड पसंद हो, मेहनत करें, ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए हमारा कार्यक्रम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियाँ, सिर्फ डीडी किसान पर। हिम्मत, मेहनत, लगन से अपने सपनों को पूरा करती, महिला स्वावलंबन और सशक्तिकरण की नई मिसाल पेश करती, स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनती, संघर्ष से पहुंचती मंजिल तक, बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक। हर बुधवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बदलती जीवन शैली के बीच प्रजनन प्रणाली की एक गंभीर समस्या, हार्मोन असंतुलन और संतानहीनता के तमाम पहलुओं पर विशेष कार्यक्रम। बांझपन, ताकि सूनी ना रहे कोई गोद। इस शनिवार लाइव शाम 6 से 7 बजे स्वस्थ किसान टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061 केवल दूरदर्शन किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक थे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान।